अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डी ब्राय हाइपोथेसिस स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि पार्टिकल की डुअल नेचर होती है और जिस पार्टिकल की डुअल नेचर को हमने थ्रू एन एग्जांपल स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसकी डुअल नेचर का ये मतलब था कि वो इटसेल्फ एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और फिर उसकी एक और साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ये है कि वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, यानी कि हमने उसकी वेव नेचर को भी पढ़ा था। तो वो एक हाइपोथेसिस था, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो उसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दो साइंटिस्ट ने, C.G. डेविसन और L.H. जर्मर ने इन 1927, और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वाकई एज अ वेव भी बिहेव कर। अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमने लेनी है वो है हमारे पास ये फिलामेंट, और ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन फिलामेंट हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है, क्योंकि वो ऐसा मटेरियल है कि जिसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है। उसके साथ इस फिलामेंट के साथ हमने एक लो पोटेंशियल की बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट्स, क्योंकि ये फिलामेंट को जस्ट हीट अप करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन स्टार्ट हो, तो इसलिए इतना हाई वोल्टेज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये हमने एक रियोस्टैट लगाया है जिसकी अपनी मर्जी से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास उसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जिसको ऊपर नीचे करके आप रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज हो रहा है। या आप एक हाई वोल्ट्स की बैटरी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने जो वोल्टेज एडजस्ट करना है वो 54 वोल्ट्स का होना चाहिए बाय यूजिंग द रियोस्टैट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, वो 54 वोल्ट्स क्यों होना चाहिए वो हम आगे जाके देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक और चीज़ लगानी है, और वो है ये स्लिट आपको दिख रही है। इसके अलावा ये आपके पास निकल का एक क्रिस्टल है, और ये हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है, और उसके ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है ये एक डिटेक्टर है। ठीक है, ये इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फिलामेंट है ये जब हीट अप होगा फ्रॉम दिस बैटरी, तो उस टाइम पर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, बहुत ज़्यादा, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए हम आगे से एक स्लिट इस्तेमाल करते हैं, और इस स्लिट का पोटेंशियल हम यहाँ से हाई वोल्टेज का एडजस्ट करते हैं, यानी कि ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज इसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे दे विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिव चार्जेस को अगर कहीं से पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड मिलेगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन शो कराने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो स्लिट इस्तेमाल करते हैं ये इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसके साथ टकराएंगे, तो चूंकि ये स्लिट है, इसके ये थोड़ा सा पाथ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक बीम की शक्ल में निकलेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ की शक्ल में निकलेंगे, और वो टकराएंगे इस निकल के क्रिस्टल के साथ। जब देखें इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यहाँ पे निकल क्रिस्टल पे फॉल करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये इस डिटेक्टर पर आएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने डायफ्रैक्शन की होगी, वो हम ग्राफ के जरिए से देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो डायफ्रैक्शन के बाद जो वेव्स होती हैं वो आपस में इंटरफेरेंस भी करती हैं। आपको मालूम है इस बारे में कि जिस तरह से ये एक आप कह सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में सपोज कि ये लाइट की वेव्स ऐसे इधर से निकलती हैं, तो ये पहले यहाँ पे डायफ्रैक्शन होती है और उसके बाद ये आपस में मीट करती हैं। ठीक है ना, तो डायफ्रैक्ट करेंगी और उसके बाद ये जो वेव्स हैं वो आपस में मीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि यहाँ पर मैंने वेव्स को शो कराया है, लाइट वेव्स को। तो वो जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो इंटरफेरेंस दो किस्म की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, ये इस तरह से जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होंगे। फिर जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो अब
ये जो इलेक्ट्रॉन्स के कम या ज़्यादा होने का रिजल्ट है, ये हमें पता चलेगा। इस डिटेक्टर पे हमने लगाया हुआ है एक गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो उसकी डिफ्लेक्शन बताएगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जब 50 डिग्री का हो जाएगा, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम है, इनके इन रिफ्लेक्टेड बीम जो है वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें किसने बताई है, वो हमें गैल्वानोमीटर ने बताई है। यानी कि सपोज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी है वो कम है। गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो उसने कम वैल्यू पर डिफ्लेक्शन को शो किया है। तो ये बात हमें कैसे पता चली, जो डिटेक्टर के साथ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसने हमें ये बात बताई है। ये डिटेक्टर जो है वो मूवेबल डिटेक्टर है, तो हम हर पॉइंट पे इसको मूव करवा सकते हैं, तो साथ गैल्वानोमीटर भी मूव करेगा और उससे हमें पता चलेगा, फिर उसकी डिफ्लेक्शन से पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कैसे है। तो 50 डिग्री का एंगल जब बना इन दोनों के दरमियान, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव हुई है। देखिए कि हमने पहले एक्सरे डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरह से होता है, लिख लेते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरह से होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा और फिर सेंटर में एक मैक्सिमा है और फिर ये मिनिमा फिर मैक्सिमा, फिर इस तरह से साइड्स पे जो है वो कम वैल्यूज होती हैं मैक्सिमा मिनिमा की, लेकिन सेंटर में ये एक पीक ऑफ मैक्सिमा होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमा हमें मिलती है। सही है, तो ये एक्सरे में जब डायफ्रैक्शन होती है तो उस टाइम पे इस तरह का ग्राफ मिल रहा होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जब डायफ्रैक्शन हुई है, तो निकल क्रिस्टल के साथ जब कोलाइड किया है, तो उस टाइम पर हमें कैसा ग्राफ मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स ने भी इंटरफेयर किया है आफ्टर द डायफ्रैक्शन, वहाँ पे बी मैक्सिमा और मिनिमा ही होगा। तो वो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो मैक्सिमा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मिनिमा होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ अटेन हुआ है फ्रॉम दी डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो कुछ इस तरह का है। इस तरह का जो ग्राफ है वो ये बात आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एंगल है और वाई एक्सिस पर करंट है। तो ये जो आपको एक दरमियान में स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई दे रही है वो बिल्कुल इस पीक जैसी है। इसका मतलब है कि ये इस एक्स एक्सिस पर इस एंगल पर आपको स्ट्रॉन्ग पीक मिली होगी। तो ये वैल्यू आप सपोज करें 10 डिग्री ले लें, 20 डिग्री ले लें, 30, 40, 50 डिग्री की जो वैल्यू होगी उस पर हमें सबसे हाई जो है वो करंट मिला है, सबसे ज्यादा करंट यहाँ से मिलेगा एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द एंगल ऑफ 50 डिग्री। और जो आपने वोल्टेज लिया है वो 54 वोल्ट्स लिया है। 54 वोल्ट का वोल्टेज इसलिए लिया है क्योंकि इस वोल्टेज पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होकर इसमें से एक स्ट्रेट बीम की शक्ल में से निकलते हैं और मैक्सिमम करंट देते हैं आपको। इस वजह से हमने 54 वोल्ट का वोल्टेज लिया है, हमने नहीं लिया, डेविसन और जर्मन ने लिया था। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये एक्सरे के डायफ्रैक्शन पैटर्न के जैसा ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी डायफ्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन एक वेव प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की, वेव नेचर को पोजेस करती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी जब डायफ्रैक्शन शो करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वेव नेचर। ठीक है, अब इस चीज को हम क्योंकि उसकी वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की, सो इट हैज वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ को फाइंड कर लेते हैं कि वेव नेचर रखते हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो अब हमने जब थ्योरेटिकल वेवलेंथ फाइंड करनी है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो डी ब्राय के हाइपोथेसिस को प्रूव करना है, इसलिए हम डी ब्राय वेवलेंथ लिख लेते हैं जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है,
इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर रहे हैं सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। इनके पास एक और भी एनर्जी होगी ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो इनकी एनर्जी होगी, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है उनके वोल्टेज की वजह से। तो वो भी एनर्जी एक होती है जिसको हम क्यू वी कहते हैं, और ये वी यहाँ पे वोल्टेज होता है। तो वो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं जिसको। चार्ज यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन लेना है और वोल्टेज जो है वो क्या है, वो वी है। अब आप इन दो काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करें तो आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। तो अब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वी वेलोसिटी है, वो वोल्टेज है, ठीक है, 2ev, और दोनों साइड्स पे m से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev हो जाएगा। स्क्वायर रूट लें, mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mev हो जाएगा, सही है। इसको अब आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2mev, सही है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, एच की वैल्यू पुट की, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट किया, वोल्टेज पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 10 की पावर -10 को आप एमस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, a की पावर 0 या a नॉट जिसको आप बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, बट इट इज़ मैथमेटिकल वेवलेंथ, थ्योरेटिकल वेवलेंथ। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ को स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निकल एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टल में जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। ये हमारे पास मैंने एटम्स को ले लिया है और ये प्लेन्स लिए हैं मैंने, ठीक है, और इनके दरमियान ये जो स्पेस होती है इसको आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम देते हैं। और इधर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है निकल के क्रिस्टल के केस में वो है 0.9 एंगस्ट्रॉम। और सबसे पहले आप सपोज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करते हैं यहाँ पर, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जब जाती है तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना है, 50 डिग्री का। अब ये है हमारे पास 50 डिग्री का एंगल, और ये जो इधर एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड दी निकल क्रिस्टल। तो ये इधर 50 डिग्री हो गया, तो इधर इधर कितना एंगल होना चाहिए हमारे पास, कि हमने जो एंगल लेना है बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड क्रिस्टल सरफेस वो है 65 डिग्री। तो साइन थीटा की बजाय थीटा 65 होना चाहिए इन ब्रैग्स लॉ। डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है 0.91 इंटू 10 की पावर -10, और एन की वैल्यू 1 इसलिए है ताकि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए एन को 1 लेना है। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 1.65 इंटू 10 की पावर -10, 1.65 एमस्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ आई थी वो भी इतनी ही थी, 1.66 एमस्ट्रॉन्ग थी, और ये 1.65 है, ऑलमोस्ट दे आर इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स के जो डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर होती है वो बिल्कुल ठीक निकली। डिब्राय का हाइपोथेसिस बिल्कुल सही था, परफेक्ट था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मटीरियल पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है, उसका वेव बिहेवियर भी होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अच्छा, एक बात याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ही वेव बिहेवियर रखें, बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी रखते हैं, क्योंकि हमने तो देखना है ना कि मैटर की डुअल नेचर है, लेकिन बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स, ये भी वेव बिहेवियर रखते हैं। बाकी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं रख सकते, वो भी रखते हैं लेकिन वो फील नहीं होता, क्योंकि उनसे एसोसिएटेड जो वेव लेंथ है वो इतनी स्मॉल होती है कि वो मेजर नहीं की जा सकती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।